Hello, Assalamu alaikum. I am Syed Asif Ali Naqvi, Assistant Professor of Physics in Government Degree College, Malir Kent, Karachi. I am very thankful to Education Department, Government of Sindh, that it provided me a great chance to deliver my lectures to the students. I think so. It is very beneficial for the teachers as well as for students. Thank you. Hello, welcome to Sindh College Lectures YouTube channel launched by College Education Department, Government of Sindh. Last time जो हमारा lecture number 1 था उसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से था, जिसका टाइटल था स्कोप फिजिक्स। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस है फिजिक्स का फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, उसका क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स से किस तरह रिलेशन बन रहा है। इसके अलावा हमने साइंस के हवाले से गुफ्तगू की थी कि साइंस क्या है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिर फिजिक्स का साइंस के किस ब्रांच से ताल्लुक है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, साइंटिस्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके रोल के हवाले से गुफ्तगू की थी, और टाइप्स ऑफ यूनिट्स के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। नाउ वी कम टू द सेकंड लेक्चर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होगा, डायमेंशन। आप जैसा कि जानते हैं, यू नो वेरी वेल कि टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड सम स्टैंडर्ड्स। जिन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। दिस इज द वे, बट इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन वी यूज डायमेंशन। सो वी डिफाइन डायमेंशन एज द वर्ड डायमेंशन इज used to represent the nature of physical quantities. مثلا we have number of standards, we have types of standards, we have systems of standards, means systems of units, types of units. लेकिन यूनिट के चेंज होने से किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप फोर्स को न्यूटन में भी मेजर करते हैं और फोर्स को डाइन में भी मेजर करते हैं, लेकिन जब फोर्स इन डाइन में मेजर होती है तो वो फोर्स ही रहती है, उसकी नेचर तब्दील नहीं होती। इसी तरह से फोर्स पाउंड में भी मेजर होती है, लेकिन जब पाउंड में मेजर होगी तो इट इज़ स्टिल फोर्स। सो इट्स नेचर इज़ नॉट चेंजिंग बाय चेंजिंग इट्स यूनिट। यूनिट के बदलने से उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे लेंथ है, अगर सेंटीमीटर में हो वो सेंटीमीटर में रहेगी, मिलीमीटर में हो तो वो लेंथ ही रहेगी। इसी तरह फुट में हो, इंच में हो, किलोमीटर में हो, माइल में हो, यूनिट के चेंज होने से, स्टैंडर्ड के बदलने से उसकी नेचर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब उसकी नेचर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेहतर जानते हैं कि लेंथ की जो डायमेंशन है, लेंथ की नेचर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक सिंबल के जरिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल एल। तो हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की। अब हम कुछ डायमेंशंस को कॉलम में मेंशन करेंगे, और उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि length, breadth and height have same nature. All of them are measured in terms of length in different directions. So the dimension of length is same as the dimension of breadth, and it is same as the dimension of height. So whenever you need the dimension of length or breadth or height, you will use capital L. एरिया की डायमेंशन, यू नो, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लिहाजा डायमेंशन क्या होगी एरिया की, एल स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन चूँकि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट का प्रोडक्ट होता है तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। वेलोसिटी की डायमेंशन जैसा कि पता है कि एस अपॉन टी है तो एल ओवर टी और एल टी टू द पावर -1। एक्सेलरेशन एल टी स्क्वायर
L over T square, and this is equal to LT to the power minus 2. Similarly, dimension of mass is capital M, dimension of time is capital T. We must keep three dimensions in our mind. One is the dimension of length, second one is the dimension of mass, and third one is the dimension of time. Now, what are the uses of dimensions? What are the advantages of dimension? You know, when you go to the proof of any formula, then generally you use analytical method, that you consider a reference diagram, its description and wording with mathematical steps with proper wording. This is the proof which is called analytical proof of proving a formula, an expression or derivation. But a very simple method for proving a formula is a dimension. With the help of dimensions, you can also prove a formula. This is very simple way, but it is beyond the scope of first year intermediate, first year physics inter level. So we skip here. Second one, which is related to this label, that is correctness of an equation, whether it is dimensionally correct or not. अगर हम किसी इक्वेशन को चेक करना चाहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम उसे चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं. इससे पहले कि हम इक्वेशंस की करेक्टनेस की तरफ जाएं, we give some examples how to find the dimensions of physical quantities. Let's say we suppose three physical quantities: acceleration, force, angular momentum. Now, as by definition, acceleration is defined as the rate of change of velocity. So we use a large bracket, square bracket, to determine the dimension of a physical quantity. Let's say acceleration. Square bracket is used. कभी अगर स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर डायमेंशंस मालूम करने के लिए कहा जा रहा है. सो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायमेंशन इन वर्ड्स. तो स्क्वायर ब्रैकेट ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा वी और डेल्टा टी. आप इसे स्प्लिट कर देंगे डेल्टा वी और डेल्टा टी, एंड यू नो वेरी वेल द dimensions of velocity L t to the power minus 1, while the dimension of time interval is t, because here we explain it in this way. Delta v is equals to, you can write it vf minus vi, and you know very well the dimension of initial velocity will be same as the dimension of final velocity, because its nature is the same, either initial or final. It is still velocity, so Lt to the power minus 1. That's why the dimensions of delta v is also equal to Lt to the power minus 1. And in the same way, time interval, dimensions of time interval is equal to t. So we get square bracket of a is equal to Lt to the power minus 2, or the dimensions of acceleration is equal to Lt to the power minus 2. Now come to the next one. As F is equals to ma, मतलब फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फोर्स का फार्मूला क्या है? F is equals to ma, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स. देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ F is equals to स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ma, और इसको हम ब्रेक करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a. m is representing the mass of a body, so its dimension you know very well is m. and अभी हमने ड्राइव किया डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? एल टी टू द पावर माइनस 2. सो द फाइनल डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन्ड एज एम एल टी टू द पावर
minus 2. Now the third one, as एंगुलर मोमेंटम, हमें एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है? L इज इक्वल्स टू mvr। अभी हम जस्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, आप फिजिक्स में जो आपका सिलेबस होगा उसमें आप ये पढ़ेंगे इन चैप्टर 5 कि वाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। m इज द मास ऑफ अ बॉडी, v द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एंड r may be a position vector or a length of radius vector. mvr, what is the dimension of mass? that is, अभी हम जब स्प्लिट करेंगे तो mvr बनेगा, और फिर जब हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो m की डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन, सॉरी इधर हमने मेंशन किया है m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt टू द पावर -1, और लेंथ ऑफ रेडियस r की डायमेंशन क्या बनेगी, जो कि लेंथ है इसकी l। इस तरह से ml स्क्वायर t टू द पावर -1, एंड यू कैन से द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ml स्क्वायर t टू द पावर -1। अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि चूँकि एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं और बाद वक़्त डायरेक्ट उसमें ऑप्शंस होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, और फिर डायमेंशंस तक पहुँचे। तो द इजी वे दैट यू मस्ट नो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और एनी अदर लेट्स से डायमेंशनल कांस्टेंट, उसकी फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है, और ये फार्मूला कहाँ से बना, ये रिलेशनशिप कहाँ से डेवलप हुई, F इज इक्वल्स टू ma से। सो किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, सो उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, m। मीटर इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन l होगी, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में सेकेंड का स्क्वायर, और सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, सो उस टाइम की डायमेंशन क्या होती है t, और जब हम t स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आने के बाद t टू द पावर -2। सो हम जल्दी से इसकी डायमेंशंस तक पहुंच सकते हैं, एंड वी मस्ट अप्रोच टू द करेक्ट ऑप्शन। अगेन वन अदर एग्जांपल, लेट्स से टॉर्क। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन अभी हमने ऊपर भी लिखा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, और मीटर लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ की लेंथ, ये मीटर को हमने सेपरेट किया पहले, और ये फाइनल यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स डायमेंशंस हम जल्दी से कैसे मालूम कर सकते हैं, ml स्क्वायर ऑब्लिक t स्क्वायर, so ml स्क्वायर t to the power -2, this is the dimensions of torque। अब हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन सही फॉर्म में है या नहीं, उसकी करेक्टनेस को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हमने बनाया कि प्रूव दैट द इक्वेशन s is equal to vit plus half at square is dimensionally correct। so its solution, देखिए एक बहुत अहम चीज़ है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है ना। आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए, वो किसी भी आदमी के लिए बिल्कुल क्लियर हो। तो जब चेक कर रहा हो राइटर या कोई कॉपी चेकर जो चेक कर रहा है, तो each and every step should be clear। so we start, consider s is equal to vit plus half at square, and we apply the square bracket to check whether the dimensions of left hand side are same as the dimensions of right hand side or not। किसी इक्वेशन को चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसमें हम ये नहीं चेक करते, ये नहीं प्रूव करते कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी हैव टू प्रूव दैट dimensions of left hand side is equal to dimensions of
राइट हैंड साइड. So s square bracket of s is equal to square bracket of vit plus square bracket of height at square. So हम इसको स्प्लिट करेंगे इस तरह से, और चूंकि हाफ जो है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका नेचर से ताल्लुक नहीं है, नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो ये स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आ जाएगा हाफ. एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्सीलरेशन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर. आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ एस इज अ लेंथ है, डिस्टेंस कवर्ड है, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल. वेलोसिटी इसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी टू द पावर -1. टाइम की डायमेंशन टी, और एक्सप्रेशन की डायमेंशन जैसे कि हमने ड्राइव किया क्या है एल टी और टी स्क्वायर एल टी टू द पावर -2. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा. जब हम इसको पुट करेंगे तो L इज इक्वल्स टू एल ओवर टी इंटू टी प्लस हाफ एल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. सो टी से टी ये रिमूव हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास आएगा एल प्लस हाफ एल, और एल कॉमन लें तो 1 प्लस हाफ एंड इट बिकम्स 3/2l. आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एल आ रहा है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 3/2l. यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड न्यूमेरिकली, बट हमें ये नहीं चेक करना, बल्कि हमें ये देखना है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल. तो व्हाट अबाउट 3/2. तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट देंगे वो यही कि सिंस 3/2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट दैट इज हैज नो डायमेंशन and the dimension of left hand side, that is L, is same as the dimension of right hand side, again L. So the given equation is dimensionally correct. अब हम एक और इक्वेशन को देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. that is t is equals to 2 pi under root L over G. Famous equation, time period of simple pendulum, where L is the length of simple pendulum. Same manner, consider t is equals to 2 pi under root L over G. फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, और चूंकि ये 2 पाई जो है इट्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो ये स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आ जाएगा, और हम फिर इस रूट के अंदर दाखिल हो जाएंगे. अंडर रूट स्क्वायर ब्रैकेट रूट के अंदर दाखिल हुए और एल ओवर जी इस तरह लिखा हमने. फिर 2 पाई सेपरेट किया रूट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ लेंथ ओवर द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक. यानी हमने इसको लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये t जो है वो टाइम पीरियड है, तो हमने लिखा टाइम पीरियड एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई अगेन द सेम. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज आल्सो टाइम required to complete one rotation or one vibration, so it is a time, so its dimension is t is equal to 2 pi under root dimension of length is L और dimension of acceleration LT to the power -2. क्योंकि ये नेचर तो वही है, मगर ये टाइप डिफरेंट है. एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट इट इज एक्सलेशन, सो इट्स डायमेंशन इज LT to the power -2. So t is equals to 2 pi under root L divided by LT to the power -2, और mathematically it becomes 1 over LT to the power -2. ये L से L रिमूव हो जाएगा और हमें बच जाएगा 1 over T to the power -2. और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो it becomes T square, and sometimes you get a result like that, left hand side is equal to right hand side. लेकिन टारगेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता, बल्कि हमें ये प्रूफ करना होता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. अब हम एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन की तरफ आते हैं,
जैसा कि आई टोल्ड यू बिफोर कि कैसे हम किसी टास्क को सॉल्व करते हैं, जो हमें टारगेट होता है उस तक किस तरह पहुंचते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू करेक्ट दैट कि 2s is equal to vf square minus vi square is dimensionally correct. So consider the given equation 2s is equal to vf square minus vi square and apply the dimension square bracket of 2s is equal to square bracket of vf square minus vi square. टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये पहले आ गया और आप इस तरह देख सकते हैं. अब ये स्प्लिट होगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एंड एस एंड वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. अब हम यहाँ डायमेंशंस रखेंगे. एक्सप्रेशन की डायमेंशंस क्या है? एल टी टू द पावर माइनस 1, डिस्टेंस कवर्ड विच इज नथिंग बट अ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एल. वी एफ इस तरह हम लिखेंगे. बेहतर है टू राइट दिस वे कि कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वी एफ एंड कर्ली ब्रैकेट इसका स्क्वायर. The same manner vi, इसका स्क्वायर 2lt to the power minus 2l, ये हमने लिखा और इसमें डायमेंशंस को पुट किया, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन lt to the power minus 2 and s is equal to l. Dimensions of vi is equal to vf is equal to lt to the power minus 1. जब हम ये पुट करेंगे तो 2l स्क्वायर t to the power minus 2 l स्क्वायर t to the power minus 2 l स्क्वायर t to the power minus 2. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 into minus 1 it becomes minus 2. अब हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1 और इधर 0. बट अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं होगा और हम ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगी. हमें देखना है कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम है टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड और नॉट. तो यहाँ पे 2 और 0 का क्या रोल होगा? तो सिंस 2 and 0 आर द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इनका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं है. एंड यू कैन सी के द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2. हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, जो कि इसकी यूनिट होती है और इसकी डायमेंशंस भी हैं. तो हम इसकी डायमेंशंस को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वी हैव एफ इज इक्वल्स टू gm1 and 2 over r square. M mass of one substance and second one is the mass of another substance. The two bodies are separated at a distance r. So Fr square is equal to gm1 m2 and gm1 m2 is equal to Fr square and g is equal to Fr square over m1 m2. तो हम g के लिए फार्मूला डिज़ाइन कर लेंगे with the help of this equation. F is equals to gm1 m2 or r square. Now we apply the concept of dimension. So dimension of g is equal to fr square और m1 m2 इसकी डायमेंशन. अब ये डायमेंशन स्प्लिट होगी, डायमेंशन ऑफ fr स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ m1 m2, और इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी. नाउ अब हम डायमेंशंस को पुट करते हैं तो एम एल टी टू द पावर माइनस 2, ये क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर? दिस इज एल और आर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर. एंड डायमेंशन ऑफ
मास 1 एंड द डायमेंशन ऑफ मास 2। ये सेम दोनों ही मासेस हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, तो यहाँ पे M इंटू M, तो इट बिकम्स ml³ t to the power -2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। और जब ये डिवीजन का साइन हटेगा तो इट बिकम्स 1 और m स्क्वायर। अब जाहिर है एक m से एक m जो है वो रिमूव होगा और नीचे से सिंगल m होगा। और जब हम जैसा कि हमने यहाँ दिखाया 1 - 2 l³ t to the power -2 and finally m to the power -1 l³ and t to the power -2. Hence the dimensions of universal gravitational constant is found to be m to the power -1 l³ t to the power -2. इन शॉर्ट वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमें इसकी यूनिट का इल्म है तो हम आसानी से, अगर MCQs में आ गया है और ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है तो हम इन शॉर्ट क्या है, यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। what are the dimensions of force ml t to the power -2 मीटर लेंथ की यूनिट है तो l स्क्वायर हो जाएगा, और मास की यूनिट m है तो m का स्क्वायर। और जाहिर है ये अगेन इन द सेम मैनर 1 - 2 और m to the power -1 l³ and t to the power -2. This is what we have discussed about an important topic, that is dimensions. Now come to another important topic, that is significant figures. Before discussing significant figures, we just give an introduction about figure. What is figure? A figure may be a number or a value that consists of a single or a number of digits. एक फिगर जो है वो सिंगल डिजिट पर भी हो सकती है, एक नंबर में कंटेन ओनली सिंगल डिजिट और नंबर ऑफ डिजिट। फॉर एग्जांपल 134 इज नॉट अ डिजिट, इट्स अ फिगर, इट्स अ नंबर, इट्स अ वैल्यू, बट हैविंग 3 digits. दिस वन इज यूनिट डिजिट 4, 3 10 digit and 1 100 digit. इसका जो स्टेटस है इसे हम कहेंगे कि ये यूनिट डिजिट पे है, ये 10 डिजिट पे है और ये 100 डिजिट पे। इसी तरह 5 इज अ डिजिट एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ फिगर। तो एक फिगर एक सिंगल डिजिट को भी कह सकते हैं, लेकिन हर फिगर जो है वो डिजिट नहीं होती। जैसे 134 एक फिगर है हैविंग 3 digits. A figure may be an integral or fractional value. Integral value भी हो सकती है और fractional में. For example, 98 is an integral value while 9.8 is a fractional or decimal value. Now after that we come to the topic significant figures. It's very important that we must know the definition of significant figures. Figures without the power of 10 are called significant figures. Slightly technical but it is interesting one. कि वो figures जो without the power of 10 उनको हम significant कहते हैं. For example, we have a number or a figure, as I told you before, 100987. This is our number. First of all, you have to write this number in a scientific notation. So you have to shift the decimal जो 7 से पहले होगा और उसको आप शिफ्ट करेंगे 0 के बाद. That is 1.00987 into 10 is to power 5. देखिए कितने स्टेप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5. So scientific notation क्या बनी, 1.00987 into 10 is to power 5. It contains, अब आप देखें कि figures without the power of 10. तो ये फिगर देखें पावर ऑफ 10 के बगैर, तो क्या बन रही है 1.00987. यानी वो तमाम डिजिट्स जो इधर हैं मौजूद, 10 जो रिपीट हो रहा है, 987, ये सब इसमें पावर 10 के बगैर देखें
तो ये सब इसमें मौजूद है. सो it contains all the digits at significant. The same manner but in figure like this 0.09889. अब ये एक फिगर है, हमें इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा और फिर चेक करेंगे कि पावर 10 के बगैर विदाउट द पावर 10 क्या सिचुएशन है. तो हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे. अब इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड राइट. पहले क्या लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा था, अब राइट पे, तो पावर रिड्यूस होना शुरू होगी. तो हमें इसे कहाँ तक ले जाना है, ये 9.8. फिगर जो है वो 0.009889 है. अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम शिफ्ट करेंगे. ये फर्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पॉइंट शिफ्ट हुआ, सेकेंड, एंड दिस वन इज थर्ड. So it will be written as 9.889 into 10 to the power minus 3. It contains only 4 significant digits. क्यों? आप देखें कि पावर 10 के बगैर जो नंबर, जो फिगर नज़र आ रही है वो 9.889 है और ये जो डिजिट्स हैं ये सिर्फ ये हैं 9889. तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस पे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स नहीं बनेगी, क्योंकि वही डेफिनेशन के फिगर्स विदाउट द पावर ऑफ 10. तो पावर 10 के बगैर जो फिगर सामने आएगी उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. So we get two conditions for 0 to be significant in a figure. It is noted that if a figure is less than 1, then 0 will not be considered as significant. For example, 0.0057, 0.0027, 0.000067 are containing only 2 significant digits because all the values are less than 1. 1 से छोटी values. Also, if a figure is greater than 1, then 0 will be considered as significant. अगर figure 1 से greater है तो 0 significant consider होगा, चाहे वो कितनी मरतबा ही repeat हो रहा हो एक figure के लिए. 1.0057, 1.0027, 1.0067 are containing 5 significant digits. लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन ज़रा डिफरेंट भी है कि 0 जो कि मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट है इन अ फिगर, इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ मेजरमेंट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी. ये एस्पेक्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है ये समझने की ज़रूरत है. आमतौर पर इसे स्किप कर दिया जाता है. दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. For example, a person measures a distance d is equals to 5000 meter. एक शख्स ने एक डिस्टेंस मेजर किया, let's say it's a distance of a road 5000 meter. We can write this figure in the following 4 ways. इसको हम scientific notation में 4 वे में लिख सकते हैं. 4 ways होंगे. One is 5 into 10 to the power 3, 5.0 into 10 to the power 3. अक्सर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस तरह लिखी हुई देखी होगी. 5.00 into 10 to the power 3, 5.000 into 10 to the power 3. न्यूमेरिकली ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन देयर इज़ अ सेंस बिहाइंड ईच वैल्यू. हर वैल्यू के पीछे एक सेंस है. इस वजह से हम देखेंगे कि अगर एक फिगर 5 into 10 to the power 3, लेट्स से हमने 5000 मीटर मेजर किया, एक रोड की लेंथ मेजर की और उसको लिखा 5 into 10 to the power 3. तो अब फिगर विदाउट द पावर ऑफ 10 अगर हम देखें तो क्या है, 5 है. तो हम क्या किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इन द फर्स्ट वे ओनली 5 इज सिग्निफिकेंट इन फिगर, बट बिकॉज क्यों, इसलिए कि 5000 मीटर इज मेजर्ड इन 1000. यानी हमने एक ऐसा स्केल यूज किया है जो हमें डायरेक्ट 1000 मेजर करके दे देता है इन मीटर्स.
तो कितने स्टेप्स बनेंगे अगर आप 5000 मीटर की एक रोड मेजर कर रहे हैं और आपके पास ये फैसिलिटी कि डायरेक्ट आप 1000 मीटर मेजर कर सकते हैं, तो कितने स्टेप्स बनेंगे? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, यानी 5 स्टेप्स बनेंगे. सो दैट्स व्हाई वी से हियर कि 5 इज सिग्निफिकेंट और जो अदर जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. लेकिन आपने अगर 5000 मीटर को मेजर किया और आपने उसको लिखा 5.0 इंटू 10⁻3, तो अब क्या सिचुएशन होगी? इन द सेकेंड वे 5 और एक और जीरो जो है, ठीक है ना, फिगर विदाउट द पावर ऑफ 10, 5.0. तो 5 एंड 0 आर सिग्निफिकेंट बिकॉज 5000 मीटर इज मेजर्ड इन 100. अब ये मेजरमेंट का मोड बदल गया, चेंज हो गया. पहले 1000 बेस था, अब ये क्या है? 100 बेस है. यानी आपके पास एक ऐसा स्केल है जो आपको रोड की 100 मीटर लेंथ मेजर करके देगा डायरेक्ट. तो अब कितने स्टेप्स बनेंगे अगर आपको 5000 मीटर मेजर करना है तो, और आपके पास स्केल 100 मीटर का है, तो कितने स्टेप्स बनेंगे? डेफिनेटली 50 स्टेप्स बनेंगे, क्योंकि 50 इंटू 100 क्या बनेगा? 5000. सो that we say here कि 5 and a 0 next 0 are significant. Now अगर आपने 5000 मीटर को मेजर किया और इस तरह लिखा 5.00 इंटू 10⁻³ मीटर, सो इन द थर्ड वे, ये थर्ड वे होगा. 5 एंड 2 zeros, ये जो 5 है और इसके बाद जो 2 zeros हैं, ये क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि अब मोड ऑफ मेजरमेंट चेंज हो रहा है. अब आप 500 मीटर जो मेजर कर रहे हैं वो ना 1000 में कर रहे हैं ना 100 में कर रहे हैं, आप 10 में कर रहे हैं. यानी आपके पास एक ऐसा स्केल, एक ऐसा मीटर स्केल एग्जिस्ट कर रहा है जिससे आप डायरेक्टली 10 मीटर मेजर कर सकते हैं. अब अगर आप 10 मीटर एक रोड की लेंथ मेजर करेंगे तो 5000 मीटर में कितने स्टेप्स बनेंगे? डेफिनेटली 500 बनेंगे, क्योंकि 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5000. तो 500 स्टेप्स की वजह से हम 2 जीरो जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स का हिस्सा बन जाएंगे. इस फिगर में 5 और 2 zeros आर सिग्निफिकेंट. नाउ कम टू द लास्ट वन कि d इज इक्वल टू 5000 मीटर आपने मेजर किया और इसको इस तरह लिखा साइंटिफिक नोटेशन में. इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप जो ये 5000 मीटर मेजर कर रहे हैं, ये किस में मेजर कर रहे हैं? यूनिट में. यूनिट बेस्ड मेजरमेंट है. जैसे कि 1 मीटर का आपके पास स्केल है जो नॉर्मली लैब में यूज़ करते हैं. अब आप उस स्केल से लेंथ ऑफ द रोड मेजर करें तो कितने स्टेप्स बनेंगे 5000 मीटर में? अगर यूनिट बेस्ड है कि 1 मीटर आपने मेजर किया, 2 मीटर, डेफिनेटली 5000 स्टेप्स बनेंगे. उसके बाद ये टोटल मेजरमेंट कितनी बनेगी? 5000 मीटर. सो यहाँ पर 5 एंड ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट. सो जब ज़ीरो के बारे में इस तरह से भी है कि अगर ज़ीरो जो है इस तरह किसी फिगर में मौजूद है लाइक दैट, तो हम ये देखते हैं कि उससे किस उस मेजरमेंट की मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, किस तरह हम उसको मेजर कर रहे हैं. अब हम एक और सेंस सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डिस्कस करेंगे इस डेफिनेशन के साथ कि डिजिट्स इन अ फिगर which are absolute not doubtful are also called significant digits. एक फिगर के अंदर डिजिट्स हैं तो वो डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे जो डाउटफुल नहीं होंगे, जिनके बारे में जिनका स्टेटस एब्सोल्यूट होगा, हम किसी डाउट में नहीं होंगे, शक में नहीं होंगे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज इन अ लैब वी हैव measured a length of a cylinder 3 times like that. L is equals to 3.456 centimeter, L is equals to 3.457 centimeter and L is equals to 3.458 centimeter. It is clear that in each figure 3 or after decimal 4 and 5 ये तमाम मेजरमेंट्स में, यानी जो सेकंड मेजरमेंट है और थर्ड मेजरमेंट है, दोनों में आप देखें कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ये डिजिट्स. इसका मतलब है इन डिजिट्स का स्टेटस
इन ईच फिगर क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि ये फिगर टू फिगर चेंज नहीं हो रहे। हमने तीनों मेजरमेंट में देखा कि इसकी वैल्यू, ये डिजिट्स चेंज नहीं हो रहे, सेम है, लिहाजा इनका स्टेटस क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन व्हाट अबाउट 6, कि इस वैल्यू के अंदर, इस फिगर के अंदर 6 है, लेकिन नेक्स्ट फिगर में जो थर्ड डेसिमल प्लेस पर डिजिट मौजूद है वो 7 है, और यहाँ पर थर्ड डेसिमल प्लेस पर जो डिजिट है वो 8 है। इसका मतलब है 6, 7 और 8 जो है वो एब्सोल्यूट डिजिट्स नहीं है, ये डाउटफुल होंगे। लिहाजा ये जो फिगर है इसके अंदर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हर फिगर के अंदर, चूँकि फोर्थ वन जो है वो डाउटफुल डिजिट बन गया। दैट्स वाई वी यूज द मीन वैल्यू फॉर फर्दर कैलकुलेशन। यानी अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, ये उसकी लेंथ है, तो हम फिर क्या करते हैं, मीन वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए कि ये ऑल दी 3 वैल्यूज आर नॉट द सेम, तो फिर ब्रिंग द आइडिया ऑफ मीन वैल्यू। अब हम एक दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर्स। कि मल्टीप्लायर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे इसे हम निगलेक्ट करते हैं और हम वी डोंट गेट अ टेंडेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन वैल्यू विद अ यूनिट टू अनदर वैल्यू विद अनदर यूनिट, विद अ वैल्यू विद अनदर यूनिट। ये एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्जन। जब कोई न्यूमेरिकल में हम डेटा बनाते हैं और हमें CGS सिस्टम से SI सिस्टम की तरफ आना होता है एज फॉर एज द यूनिट इज कंसर्न, तो हम जो है आमतौर पर कोई मतलब कन्वेंशनल वे यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट अ साइंटिफिक वे। द साइंटिफिक वे इज टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर्स फॉर द कन्वर्जन। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हमने लिखा है यूनिट कन्वर्जन विद द help of unit conversion with the help of multipliers and round off a figure at decimal places को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मल्टीप्लायर्स क्या है, जैसे आपने माइक्रो सेकेंड लिया, टाइम है माइक्रो सेकेंड में, तो व्हाट इज माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लायर हो रहा है, यहाँ ये मल्टीप्लायर के तौर पर, इसीलिए इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। डेसी सेकेंड, सेंटीमीटर, सी सेंटी मल्टीप्लायर है और मीटर SI यूनिट है, तो सेंटीमीटर है, मिली सेकेंड है, नैनोमीटर है, ये ऑल दीज आर मल्टीप्लायर्स। तो मैं कुछ टेबल में मल्टीप्लायर्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। नेम ऑफ मल्टीप्लायर, इट्स सिंबल एंड इट्स नोटेशन। तो डेका बहुत ज़्यादा, यानी इसमें से ये जो मल्टीप्लायर्स हैं ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। डेका कम यूज़ होता है। डेका इसका सिंबल D है और इसका मतलब उसको जब हम रिप्लेस करेंगे इसकी नोटेशन से, तो ये 10⁻1 से रिप्लेस हो। यू कैन जस्ट राइट 10 ऑल्सो। हेक्टो H और ये 10⁻2 होगा। किलो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मल्टीप्लायर है, किलोमीटर, किलोग्राम, तो किलो K और 10⁻3। मेगा कैपिटल M 10⁻6, गीगा कैपिटल G 10⁻9, टेराबाइट्स आजकल हार्ड डिस्क की मेमोरी में बहुत यूज होता है, टेरा कैपिटल T 10⁻12 एंड पीटा एक्सेट्रा P 10⁻50 एंड एक्सेट्रा। अब 10⁻1 डेका, तो डेसी क्या होगा, स्मॉल d एंड 10⁻⁻1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/10, यानी 10th पार्ट, यानी 10वां हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, देन 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर, मीन्स इफ यू डिवाइड 1 मीटर स्केल इनटू 10th पार्ट, आप उसको 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं 1 मीटर स्केल को, तो वो एक हिस्सा जो होगा वो 1 डेसीमीटर होगा, यानी 10वां हिस्सा। इसको समझने की भी जरूरत है। इसी तरह सेंटी, वहाँ पे हेक्टो 10⁻2 और यहाँ सेंटी 10⁻⁻2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/100 एंड 1/100 मीन्स 100 पार्ट, कि अगर आप 1 मीटर को 100 हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 मीटर, जो एक हिस्सा होगा वो 100वां हिस्सा कहलाएगा। तो 100 पार्ट। इन द सेम मैनर किलो 10⁻3 एंड मिली
milli 10 to the power minus 3, and this is equal to 1 over 1000, means 1000 part, हजारवां हिस्सा. गीगा 10 to the power mega 10 to the power 6, micro mu 10 to the power minus 6, 1 over 100, 1 यानी 1 lakh, 1 over 1 lakh means लाखवां हिस्सा, 1 lakh part of something. Giga 10 to the power 9, nano 10 to the power minus 9, tera 10 to the power 12, while pico 10 to the power minus 12, and femto 10 to the power minus 5, minus 50, etc. आपको बेसिकली इन मल्टीप्लायर्स को याद रखना है. अगर यू कीप दीज मल्टीप्लायर्स इन योर माइंड, यू कैन ईजली कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर. दिस इज वेरी सिंपल. इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो वैल्यूज गिवन होती है डेटा में या डेटा हम फॉर्म करते हैं, तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ क्यों जाते हैं या किस तरह जाते हैं. जाहिर है हम किसी भी न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन का मोड हो वो विद इन अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो हम किस तरह से, और वहीं पे मिस्टेक करते हैं, लिहाजा हमारा आगे का फार्मूला या मेथड सही होने के बावजूद हमारे मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए कि हमने ब्लंडर किया होता है, यूनिट कन्वर्जन सही नहीं की होती. फॉर एग्जांपल्स हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 माइक्रोसेकेंड. जाहिर है हमें इसकी जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो हमें इस मल्टीप्लायर को जो माइक्रो है इसको इसकी नोटेशन से रिप्लेस करना होगा. अब अगर मेरे जहन में माइक्रो है तो मैं आसानी से क्या लिख दूंगा, माइक्रो की जगह 10 to the power minus 6 इसकी नोटेशन आ जाएगी. तो फिर ये टाइम सेकंड में चेंज हो जाएगा और आप इसे न्यूमेरिकल में फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. लेंथ 5.5 सेंटीमीटर. व्हाट अबाउट सेंटी मल्टीप्लायर है और ये इसकी नोटेशन क्या है, 10 to the power minus 2. तो 5.5 to 10 to the power minus 2 मीटर हो गया. आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये चेंजेस हो रही. D 2 डेसीमीटर. D क्या है, डेसीमीटर. अब 2 डेसीमीटर, डेसी का क्या मतलब होता है, डेसी को कैसे रिप्लेस करेंगे, इसकी नोटेशन क्या है, तो ये 10 to the power minus 1 है, तो 2 into 10 to the power minus 1 और ये मीटर एज इट इज. लेट्स से S इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. अब जाहिर है आपको जो डिस्टेंस कवर्ड की यूनिट लेनी है वो ऐसा यूनिट मीटर है और ये गिवन इन किलोमीटर. तो आप किलो किससे रिप्लेस होगा, किलो एक मल्टीप्लायर है और ये किससे रिप्लेस होगा, अपनी नोटेशन से, और इसकी नोटेशन क्या है, 10 to the power 3. सो 5 into 10 to the power 3 मीटर. एक और कन्वर्जन की तरफ आते हैं जहां हम शायद समझ रहे हो कि यहाँ तो फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं. यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जांपल मास गिवन है 7 ग्राम और आप मास की ऐसा यूनिट लेते हैं किलोग्राम. तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल. यू कैन राइट 7 ग्राम into 7 into 1 gram, and 1 gram is equal to 10 to the power minus 3 kg. So it becomes 7 into 10 to the power minus 3 kg. अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे है, क्या इसकी बुनियाद कोई रिमेम्बरिंग है. नो, रिमेम्बरिंग सिर्फ एक ही है कि आप मल्टीप्लायर्स को ध्यान में रखें. तो बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1000 किलो होता है 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 ग्राम. अब इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 to the power 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 ग्राम विल बिकम इक्वल टू 1 over 10 to the power 3 kg. चूँकि 10 to the power 3g से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. और ज़ाहिर है जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, 10 to the power minus 3 kg. तो 7 ग्राम 1 ग्राम अगर 10 to the power minus 3 kg है तो 2 ग्राम क्या होगा, 2 into 10 to the power minus 3 kg. 3 ग्राम 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3 kg. So 7 gram is equal to 7 into 10 to the power minus 3 kg. This is a unitary method. कि अगर आपको एक किताब की कीमत पता है तो आप बता सकते हैं कि 500 बुक्स
उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, आप उस यूनिट वैल्यू को उस 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. इन द सेम मैनर 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, 7 ग्राम इज इक्वल टू 7 × 10⁻³ किलोग्राम. ना एक और अहम कि समटाइम्स जैसे वॉल्यूम आपने नोट किया, डेटा फॉर्म किया और वो कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, अब आपको इसे मीटर क्यूब में चेंज करना है तो बड़े वेरी सिंपल वही कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर ही यूज़ करेंगे. आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर टू द पावर 3. ठीक है, ये जो पावर 3 है ये पूरी cm पर है. जैसे साइन स्क्वायर थीटा, क्या मतलब, साइन पर स्क्वायर है, नो, इसका मतलब है साइन थीटा होल स्क्वायर. सो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर टू द पावर 3. व्हाट इज सेंटी मल्टीप्लायर है और उसकी नोटेशन क्या है 10⁻², और मीटर एज इट इज लिख दिया. अब पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करें कि जो वैल्यू है उसके ऊपर एक पावर है तो पावर, यहाँ भी पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, इट बिकम्स -6. और मीटर की जब पावर बनेगी तो क्या बनेगा, मीटर क्यूब. तो दिस इज द वे टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एज फार एज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज कंसर्न. कि यूनिट कन्वर्जन का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लायर्स के कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई कर सकते हैं. अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं. दिस इज राउंड ऑफ अ फिगर. क्या हम किसी फिगर को राउंड ऑफ कर रहे हैं. राउंड ऑफ मीन्स अप्रॉक्सीमेट ऑफ नंबर, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ नंबर. क्या हम किसी नंबर को कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं, उसकी अप्रॉक्सीमेशन किस तरह होती है, क्या उसकी बेसिस होती है. सपोज वी हैव 4 फिगर्स, 4 नंबर्स, 4 वैल्यूज एज 3.43, 3.47, 3.75 एंड 3.45. अब कीप दिस इन माइंड कि अप्रॉक्सीमेशन जो होती है वो डेसिमल प्लेसेस पे होती है. डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, पॉइंट्स के बाद. ये जो 4 है किस डेसिमल प्लेस पर है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर. 3 जो है सेकंड डेसिमल प्लेस पर. इसी तरह अगर कोई और डिजिट होता तो वो कहाँ होता, थर्ड डेसिमल प्लेस पे. सो अब हमें इसे अप्रॉक्सीमेट करना टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, यानी सेकंड डेसिमल प्लेस पर जो डिजिट है उसको ख़त्म करना, उसको रिमूव करना है. अब अप्रॉक्सीमेशन के क्या रूल्स होंगे कि अगर यू हैव 3.43 एज अ वैल्यू तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.4. कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 3 रिमूव हो जाएगा और 4 एज इट इज रहेगा. क्यों, एक रूल है, बिकॉज द डिजिट एट द सेकेंड डेसिमल प्लेस दैट इज 3 वो क्या है, लेस देन 5 है. अगर 5 से छोटा डिजिट होगा वो रिमूव हो जाएगा और उससे पहले वाले डिजिट में कोई 1 कैरी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. सो इट इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.4. लेकिन अगर डिजिट 5 से ग्रेटर है, दैट इज लेट्स से 7, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.5. इसका मतलब है 7 जब रिमूव होगा तो 1 4 में ऐड हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. तो यहाँ हमने लिखा भी है कि हेयर बिफोर 4 से पहले द डिजिट 7 इज ग्रेटर देन 5. 7 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है. तो अगर डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस डिजिट में 1 कैरी होता है, लिहाजा दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.5. अब एक सिचुएशन ये है कि वो जो डिजिट है वो खुद 5 है, ना 5 से ग्रेटर हो ना 5 से, जो इस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं वो इटसेल्फ 5. तो अब इसमें 2 सूरत आ होगी, या तो 5 से पहले ऑड है या 5 से पहले इवन है. अगर 5 से पहले ऑड डिजिट है तो फिर 5 रिमूव होगा और 1 कैरी होगा और दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.8. लेकिन अगर 5 से पहले इवन है तो 5 रिमूव होगा और 1 कैरी नहीं होगा एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 3.4. यहाँ मैंने लिखा भी है कि if the digit at the second decimal place is itself 5, then we have to check that before 5 the digit is either an even or an odd digit. So in this way we can round off a figure. Okay. Now come to the last topic,
of the second lecture, constant of proportionality and the types of constant. Let us we have A is proportional to F. The acceleration of a body is directly proportional to the net force applied on it. Then whenever the sign of proportionality is replaced by the sign of equality, we introduce a figure, we introduce a constant at the right side of the relation. A is proportional to F. This is 1 over F, 1 over M, which is known as the constant of proportionality. कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑफ इक्वालिटी से रिप्लेस हुआ तो एक कांस्टेंट जाहिर हुआ जिसने इन दोनों साइड्स को इक्वेट किया, और ये कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और यू कैन से कांस्टेंट्स, ये कितने किस्म के होते हैं? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, रिलेटिव कांस्टेंट्स और यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स। रिलेटिव कांस्टेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और डायमेंशन लेस या यूनिट लेस कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। रिलेटिव इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल जी क्या है? डायमेंशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशनल कांस्टेंट भी है, इसलिए कि इसकी यूनिट भी एग्जिस्ट करती है और इसकी डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती है। ये प्लैनेट टू प्लैनेट रिलेटिव इसलिए कि प्लैनेट टू प्लैनेट इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे सरफेस ओवर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून की सरफेस पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जुपिटर की सरफेस पे 25 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का मटेरियल चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये दीज आर रिलेटिव कांस्टेंट्स, बट डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, इनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन कुछ रिलेटिव कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती, यूनिट लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू सरफेस रिएक्शन। अब जाहिर है इसकी यूनिट्स कैंसिल आउट होंगी और ये यूनिट लेस होगा, और जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस भी होगा। लेकिन आपको पता है कि म्यू की वैल्यू जो है सरफेस टू सरफेस क्या करती है? वेरी करती है। इट इज़ क्योंकि ये क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो अगर दोनों में से कोई एक सरफेस भी चेंज होगी तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन द सेम मैनर लीनियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है, जो हुक्स लॉ के तहत स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये जो स्ट्रेन है ये शेयरिंग स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेनेवर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो डिफॉर्मेशन तीन तरह की हो सकती है, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में। तो लीनियर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो अब जाहिर है कि ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप कोई रिजल्टिंग यूनिट की तरफ नहीं। ये भी क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बट रिलेटिव कांस्टेंट। नाउ come to the another type of constant, universal or absolute constant. Universal gas constant R, गैस टू गैस वेरी नहीं करेगा, इस R की वैल्यू सेम होती है फॉर ऑल दी गैसेस। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और आप इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर Na 6.02 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एक्सेट्रा, तो ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, जो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होगा, ये भी। तो हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, रिलेटिव कांस्टेंट्स हैं, यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स। उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा लेक्चर जो सेकंड है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस तरह हमने चैप्टर 1 को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।